नमस्कार। पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। बीजेपी में दिल्ली में जो राष्ट्रीय मुख्यालय है पार्टी का, वहाँ बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहुँचने वाले हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा की 100 सीटों के बारे में नाम तय करके घोषित कर दी जाएंगे। लगभग 100 प्रत्याशी आज घोषित हो जाएंगे। ऐसी सत्ता के गलियारों में चर्चा है, सियासत के गलियारों में चर्चा है। इनमें राजस्थान की भी 7-8 सीटें हो सकती है जो पहले से पता है कि लड़ेंगे। अनडिस्प्यूटेड, जिस पर कोई पुनर्विचार नहीं होना, तय है कि यही लड़ेंगे, तो आज ही उनके नाम घोषित हो जाएंगे। आज वसुंधरा राजे भी वहाँ हैं, भजन लाल भी वहाँ हैं, मुख्यमंत्री सीपी जोशी भी वहाँ हैं, प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम वहाँ हैं, और राजेंद्र सिंह राठौड़ भी वहाँ हैं। पार्टी के काफ़ी प्रमुख नेता ओम प्रकाश माथुर भी वहाँ हैं। सब इस बैठक में मौजूद हैं। अन्य राज्यों के भी हैं मुख्यमंत्री, धामी हैं, आदित्यनाथ हैं, योगी, सब आए हैं और अपने अपने इलाके की जो भी सीटें इस वक्त विचारार्थ हैं उन पर या तो मोहर लगाने में भाग लेंगे या अपनी कोई राय रखनी होगी तो राय रखेंगे। पर ऑलमोस्ट तैयारी है 100 सीटें डिक्लेयर करने की, ऐसा पता चला है। ये 100 सीटें डिक्लेयर करेंगे इधर एक तरफ, उधर कांग्रेस के पास तो भी कोई तैयारी नहीं है देश में भी कहीं कोई डिक्लेयर करने की। तो ऐसा लगता है कि एक मनोवैज्ञानिक जीत इस पहल से बीजेपी को मिलेगी। बीजेपी वैसे भी मनोवैज्ञानिक तौर पर हावी है इस वक्त कांग्रेस पर, और हिमाचल की घटना ने और काफ़ी कांग्रेस को डैमेज किया है। तो इसलिए इस मनोवैज्ञानिक जीत या मनोवैज्ञानिक पहल या मनोवैज्ञानिक अग्रता, एग्रेशन जिसको कहते हैं, इसके साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव की अपनी बातचीत शुरू कर देगी आज। अब कांग्रेस की तरफ से कब नाम आते हैं, कैसे चयन किया जाता है और कैसे घोषणा होती है, इस पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। राजस्थान में ज़रूर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं जिनके जरिए और ऑब्जर्वर भी जाकर पता लगा रहे हैं, पर मोर और लेस सबको पता है कि कौन लड़ने को तैयार है, कौन लड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए वहाँ सिलेक्शन की यही है गुंजाइश कांग्रेस में कि लड़ने को तैयार कौन कौन है, उन्हीं के बीच में से चुनाव के लिए तय होना है। चलिए देखिए, राजनाथ सिंह, अमित शाह, मोदी, इन सब के नाम पहली लिस्ट में हो सकते हैं। अब मैं 2 दिन से आपसे हिमाचल की क्रॉस वोटिंग की बात कर रहा था। परसों मैंने क्रॉस वोटिंग की बात करते वक्त भी कहा था कि दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और बजट पास होगा कि नहीं होगा। बजट पास हो गया कल। तब हमने फिर आपसे हमने कुलदीप सिंह पठानिया जो वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी आपको बात सुनवाई थी कि उन्होंने सबकी सुनवाई कर ली है, दोनों पक्षों की, फैसला जजमेंट रिजर्व रखा हुआ है। लेकिन उन्होंने जजमेंट आज डिक्लेयर कर दिया, और 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के, और जो वहाँ से पंचकूला चले गए थे हरियाणा में, वापस आए थे विधानसभा भाग लेने के लिए, फिर अभी पंचकूला चले गए, उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया दल बदल कानून के तहत। व्हिप के उल्लंघन के आरोप में दल बदल कानून के तहत जो 6 विधायक क्रॉस वोटिंग करने के दोषी पाए गए, उनको अयोग्य करार देते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ से कोई स्टे लेने की, लेकिन एक बार स्पीकर का फैसला आ चुका है। दल बदल कानून में पहला फैसला स्पीकर का ही होता है। तो वो आधारभूत सुनवाई करने वाले व्यक्ति ने फैसला दे दिया, संवैधानिक पद पर हैं वो। दोनों पक्षों को उन्होंने मौका दिया बात कहने का। बस इतना सा है कि मौका साहब 1 दिन का दिया, 2 घंटे का दिया, 4 घंटे का दिया, इतनी सी बात कही जा सकती है। उधर कांग्रेस ने ये जो ड्रास्टिक स्टेप लिया है, पहले माना जाता है कि 6 विधायकों को पटा लिया जाएगा, मना लिया जाएगा, कोशिश करी कांग्रेस ने कोई नरमी नहीं बरती, सख्त रुख अपनाया। सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं वो भी सख्त रवैये के कारण जाने जाते हैं, और प्रतिभा सिंह जो सांसद हैं, जो विक्रमादित्य सिंह मंत्री जिनके इसके इस्तीफे की बात आई थी, लेकिन इस्तीफा उन्होंने वापस लेने की बात कह दी, उनकी माँ हैं, सांसद हैं, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी वहाँ से। और राजा वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री रहे कई बार, उनकी पत्नी हैं,
वो भी आज सुख के साथ खड़ी नजर आई। उनका अपना खुद का चुनाव होना है लोकसभा का। और भूपेंद्र हुड्डा और DK शिव कुमार जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है, उन्होंने काफ़ी लोगों को बनाया है, बात की है, सुनी है बात। आइए सुनते हैं सबसे पहले स्पीकर क्या कह रहे हैं अयोग्यता के बारे में, फिर बीजेपी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल क्या कहेंगे, उनकी बात सुनेंगे, और उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जो बजट पास होने के बाद सरकार की तरफ से कंफर्टेबल है, वो क्या कह रहे हैं। हम तीनों की बात बारी बारी सुनते हैं। जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है, जो इस पटिशन जो मेरे पास दायर हुई उसके प्रोविज़न उन्होंने अपने खिलाफ अट्रैक्ट किए और उसी के ही संदर्भ में ये पटिशन यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के माध्यम से हुई। और मेरा जो ऑर्डर है ये बहुत एलैबोरेट है, एग्जॉस्टिव है और लगभग इसके 30 पेज हैं, जिसमें मैंने जो कल माननीय जो हमारे लर्नड एडवोकेट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम द हाई कोर्ट फॉर पटिशनर एंड रिस्पोंडेंट अपेयर हुए, उनको मैंने पूरी हियरिंग दी, एग्जॉस्टिव हियरिंग। लॉयर्स जो थे वो बार बार पेशाब करने जा रहे थे, मैं बैठा रहा और मैंने कहा आई विल बी हियरिंग यू इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद योर आर्गुमेंट्स अप टू 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. She concluded the arguments at 6 o'clock. It started at 4 o'clock and one advocate took 1 hour and 10 minutes, the other took nearly 1 hour. भारतीय जनता पार्टी का ये जो निष्कासन है, इसके बारे में अभी विशेषज्ञ लोग उसका अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे और जो जजमेंट है उसको देखने के बाद ही कोई निर्णय हम दे सकते हैं। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। भारतीय जनता पार्टी ने और केवल एक ही बात कही है कि राज्यसभा के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हुई। राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। उस समय मेरे सामने एक न्यूज आई कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहाँ से ये न्यूज आई। अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाईकमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मुस्कान है चेहरे पर मुख्यमंत्री के। हालांकि 6 विधायकों को उनकी सदस्यता से फिलहाल हाथ धोना पड़ा है, इसलिए कंफर्टेबल मेजोरिटी हो गई कांग्रेस की। अब 68 में से 6 कम हो गए, 62 रह गए। 62 में अगर 34 उनके पास है जो वोट पड़े हैं तो वो कंफर्टेबल हैं अभी। अब लोकसभा चुनाव सामने हैं और इस लोकसभा चुनाव के बाद जब विक्रमादित्य सिंह की मतर चुनाव लड़ेंगी, प्रतिभा सिंह सांसद हैं अभी, वो क्या नतीजा आता है हिमाचल की 4 सीटों पर, इसके बाद कांग्रेस की सरकार का भविष्य तय होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज एक बड़ा धमाका हुआ। 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे ट्रेनों में और कई जगह। 1993 के सिलसिलेवार बम ब्लास्ट के रिजल्ट ने, जो आज उनका फैसला आया है कोर्ट का, टाडा कोर्ट का, उसने भी धमाका कर दिया। 2 अभियुक्तों को सजा दी गई है उम्र कैद की, लेकिन जो प्रमुख अभियुक्त था अब्दुल करीम टांडा, 31 साल से केस चल रहा था और सीबीआई ने इसकी जांच की थी और सीबीआई ने इसकी पैरवी की थी। अब्दुल करीम टांडा आज बरी कर दिया गया टाडा कोर्ट के द्वारा सिलसिलेवार हुए बम धमाकों के आरोप से। और
93 का ये मामला 2023 में से बाहर 24 में आकर के अब सुलझा है। लेकिन अब्दुल करीम टांडा को बरी कर दिए जाने के बाद एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। टुंडा, तो ये जो टुंडा हैं वो बरी हो गए हैं, बहुत बुजुर्गवार हो गए हैं वो भी, आप देखेंगे अभी शायद दिखाई भी देंगे स्क्रीन पर। उनकी जो मुक्ति हुई है उनकी, इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। देखिए टुंडा आ रहे हैं। तो जब जयपुर के बम ब्लास्ट के आरोपी छूट गए थे, तब जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस की प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, आज वैसा ही दृश्य उपस्थित हुआ। खुद डोटासरा ने कहा कि अब बताइए किसने पैरवी कमज़ोर की, कैसे छूट गए टुंडा, और कैसे बम धमाकों के आरोपी सीबीआई उनकी पैरवी नहीं कर पाई ठीक से, उनकी जांच नहीं कर पाई ठीक से, वगैरह वगैरह तमाम बातों को लेकर उन्होंने घेरा। और घनश्याम तिवाड़ी सांसद राज्यसभा के इस तरफ से आगे आए बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, वगैरह वगैरह। आइए सुनते हैं क्या तो कहा घनश्याम तिवाड़ी ने और क्या कहा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने। ये जो आज का फैसला है, आज की जो पैरवी है, वो कई राज्यों की मिलाकर है। तो इसका चालान सीबीआई ने किया था और सीबीआई के वकील ही ये कार्रवाई कर रहे थे। और सीबीआई के वकील ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भारत सरकार से आग्रह किया है कि इस पर तुरंत अपील कराएं। जब जयपुर बम ब्लास्ट में बरी हो गए तो तुष्टीकरण बता दिया, हमारी असफलता बता दी, हमारा कोई हमने चेष्टा नहीं की सजा दिलाने में। अब क्या कहेंगे, उन्हीं से पूछना है। जिन जिन लोगों ने जो बयान जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में फैसला आने पे दिया था, कृपया उनसे पूछिए कि अजमेर के मामले में आपका क्या बयान है, आपका क्या स्टैंड है, ये बता दीजिए। क्या आपने वास्तव में पैरवी करने में कमी रखी, या फिर वो केवल वोटों की बात करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए आप बयान दे रहे थे। एक और विवाद ने आज जन्म लिया। यमुना जल समझौता हुआ है राजस्थान और हरियाणा के बीच। भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी और मध्यस्थता में जो पानी का समझौता हुआ है, जिसके लिए जगह जगह आभार प्रदर्शन किया जा रहा है राजस्थान में मुख्यमंत्री का और जल शक्ति मंत्री का, उसको लेकर कांग्रेस ने आज एक कंट्रोवर्सी खड़ी की है। कांग्रेस का कहना है कि ये कागजी समझौता है, इसको सामने लाइए, वास्तव में ये कोई ऐसा समझौता नहीं है जिससे राजस्थान को पानी मिलेगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं, बहुत छोटा सा अमाउंट बता रहे हैं, इतना पानी भी नहीं मिलेगा। और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान ने इसके कांग्रेस के आरोप को एक हवा और दे दी। उन्होंने पर्टिकुलर बताया कि इतने क्यूसेक पानी आने के बाद ही हम पानी देंगे। तो वो उस बयान के छपने के बाद आज फिर वापस से एक बार ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। और घनश्याम तिवाड़ी ने भी और सुरेश रावत जो जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार के, उन्होंने इसका खंडन किया। कहा केंद्र सरकार पूरा पैसा लगाएगी, राजस्थान को यमुना का पानी मिलेगा, राजस्थान की प्यास बुझेगी, राजस्थान की ज़मीन की सिंचाई होगी। इस समझौते में कोई भी कागजी बात नहीं है, सिर्फ इसकी कागजी कहना गलती है, बेवकूफ़ी है, जो भी उन्होंने कहा। और आइए सुनते हैं कि क्या तो कहा हमारे गोविंद सिंह डोटासरा ने, क्या कहा सुरेश रावत ने जल संसाधन मंत्री ने, और ये घनश्याम तिवाड़ी ने तो काफ़ी बोला ही है। तो सुनते हैं आप क्या कहते हैं सुरेश रावत और डोटासरा। यमुना ताज़ा हेड वाला जो समझौता है, ये राजस्थान के लिए ऐतिहासिक समझौता है। शेखावटी जो धरती है शेखावटी की, उसके लिए ऐतिहासिक समझौता है। अभी विस्तृत डीपीआर बनना बाकी है, अभी उस पर काम चालू होगा। डीपीआर बनने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा पाइप कहाँ डलेगा। लेकिन इतना तय है कि इन चारों जिलों को पानी मिलेगा, चूरू को भी मिलेगा, झुंझुनू को भी मिलेगा, सीकर को मिलेगा, नीम के थाने को मिलेगा। ये ऐतिहासिक फैसला है। और अभी मैं सभा की पूर्व तैयारियों को लेके इन चारों जिलों के दौरे पे था। मैं लोगों से मिला, मैं किसानों से मिला, मैं आम आदमियों से मिला, और निश्चित रूप से ये शेखावटी की दशा और सूरत बदलेगा। आज तक नई ईआरसीपी का जो एमओयू हुआ वो हमारे सामने, मीडिया के सामने, किसी जनप्रतिनिधि के सामने नहीं है, जबकि विधानसभा के चलते विधानसभा में किया गया था। नए जो ये यमुना के पानी का हरियाणा सरकार से उन्होंने क्या समझौता किया, कितने पानी का समझौता किया, ये नहीं हुआ। कहने का मतलब पानी का समझौता तो ये कर ही नहीं सकते,
ये केवल पाइपलाइन बिछाने की इनका एमओयू होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना था कि वहां से लेकर के हम पाइप ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, हम काम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं नहीं। इस केवल कंस्ट्रक्शन की अनुमति देने मात्र से 13,000 क्यूसेक पानी के बजाय 24,000 क्यूसेक पानी हम लेंगे, और फिर अगर 10-5 दिन बच गया बरसात में बाकायदा, तो भी उसमें से 25% लेंगे, उसके अलावा हम पानी नहीं देंगे। तो ये एक पानी को लेकर कंट्रोवर्सी और टुंडा को बरी होने को लेकर कंट्रोवर्सी, आज की ये दो ही हलचल प्रमुख रही राजस्थान में तो। लेकिन दिल्ली में जो बैठक चल रही है और रात तक एक सूची आने की उम्मीद है, हम सब लोग टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी अपने 100 के आसपास जो प्रत्याशी उतारने वाली है, उनमें राजस्थान में किस किस सीट पर कौन कौन उतरने जा रहा है। अलबत्ता ये तय है कि जो 3 सांसद विधायक का चुनाव हार गए, जो 3 सांसद विधायक का चुनाव जीत गए, उन 6 सीटों पर तो नए लोग आएंगे ही। इसके अलावा भी ऐसा लगता है कि कम से कम 5-6 सीटों पर और नए प्रत्याशी उतारेगी बीजेपी, और कम से कम 11-12 प्रत्याशी, आधे प्रत्याशी नए होंगे ऐसा लगता है। और 2 या 3 विधानसभा चुनाव हारे हुए नेताओं को भी मौका दिया जा सकता है, जो बड़े कद्दावर नेता हैं लेकिन गलती से दुर्योगवश विधानसभा चुनाव हार गए, वरना उनका जैसा कद है और जैसी वो कला जानते हैं चुनाव लड़ने की, उसमें लगता नहीं था कि वो हार जाएंगे। हार गए, हरवाए गए, जैसा भी हुआ, वो फिर लोकसभा जाने की तैयारी में है। उन्हें पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, इस पर सबकी नज़र रहेगी, और भूपेंद्र यादव को लेकर भी सबकी नज़र रहेगी कि वो राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या महेंद्रगढ़ हरियाणा जाते हैं। ये जिज्ञासा के बिंदु हैं। बाकी बहुत सी चीज़ें लोगों को पहले से नज़र आ रही हैं, साफ नज़र आ रही हैं, उन्हें दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।